अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप मुझे देख रहे हैं हमारा कनाडा चैनल पर और मैं आपसे मुखातिब हूं ओंटारियो कनाडा से। आज की वीडियो में मैं आपके सवाल का जवाब देने वाला हूं जो बहुत से कमेंटर्स ने किया है कि बिलाल भाई ये बताएं कि आपका कनाडा आने पर कितना खर्चा हुआ, यानी आपके कितने पैसे लगे कि आप पाकिस्तान से कनाडा आ गए। अब इस खर्चे में मैं सिर्फ बात उस टिकट की नहीं करूँगा जो पे करके मैं पाकिस्तान से कनाडा आया हूँ, बल्कि मैं आपको वो सारे अखराजात बताऊँगा जो इस पूरे प्रोसेस में मेरे लगे हैं पैसे, और कब से लगे हैं, कितने कितने किस किस वक्त लगे हैं, वो सारा आपको समझ आएगा। और ये तो कहानी शुरू होती है 2014 से, तो अब तक 2023 तक मेरे कितने पैसे लगे वो आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर आप देख सकते हैं, मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, आप देख लेंगे कि अगर आप अभी 2024 में कनाडा आना चाहते हैं तो आपके फैमिली साइज के हिसाब से आपको कितने पैसे अरेंज करने हैं। सारी बातें आपको बड़े डिटेल से पता चलने वाली हैं, लेकिन सबसे पहले आपने ये करना है कि इस वीडियो को अभी के अभी आपने एक थम्स अप दे देना है, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मैं टिकटॉक पर भी हूँ बिलाल ज़फ़र शो के नाम से, मुझे वहाँ पर भी आप फॉलो कर लें। तो बात करते हैं कि ये कहानी मेरी कैसे शुरू हुई, कनाडा आने का सफ़र मुझे ख्याल कैसे आया, फिर कितने कितने पैसे किस किस वक्त लगे। साफ सी बात है, उस वक्त मैं थोड़ा सा जवान होता था अभी की निस्बत, मतलब सन 2014 की बात, अभी 2024 हो रहे हैं, मतलब आज से 10 साल पीछे चली जाती है ये कहानी। और मैंने ग्रेजुएशन की थी 2008 में नस्ट से। तो सबकी तरह मुझे भी एक शौक था कि मैं बाहर से पढ़ाई करूं, मतलब बाहर से मास्टर्स कर लूं। और मैंने ये रिसर्च की हुई थी, पता किया हुआ था कि अगर आप पीआर ले लेते हैं, परमानेंट रेजिडेंस, ऑस्ट्रेलिया की या कनाडा की, तो आपको काफ़ी सस्ते में पढ़ाई करने मिल जाती है। इस बारे में मैंने एक तफसीली गुफ्तगू भी की है अपनी ओसैप वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो एंड स्क्रीन में उसका लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी जाकर ज़रूर देखें, उससे आपको पता चलेगा कि कनाडा आने का फ़ायदा क्या है, या बहुत से लोग क्यों कनाडा आना पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आकर अपनी स्किल्स अपग्रेड करते हैं, और वो स्किल्स अपग्रेड करने के लिए उनको हुकूमत से ग्रांट्स मिलती हैं, बर्सरीज मिलती हैं, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, कि बगैर जॉब किए फुल टाइम भी अगर वो स्टडी करते हैं तो फैमिली के साथ भी वो कनाडा में ये चीज़ कर पाते हैं। और कनाडा की एजुकेशन जब हायर लेवल की आप आकर ले लेते हैं तो उसके बाद आप अपना बिजनेस खोलें, आप लाइसेंसेस ले लें, आप रजिस्टर्ड हो जाए, और आपके लिए कमाने की बहुत सी स्ट्रीम्स ओपन हो जाती हैं। मैंने डिटेल में गुफ्तगू उस वीडियो में किया, जाकर ज़रूर देखिएगा। तो मेरा एक ख्वाब था कि मैं बाहर से पढ़ाई करूँगा, इस वजह से मैं पीआर लेना चाहता था। ये सबब बना मेरा इस तरफ चलने का, या इस तरफ अपना जहन लगाने का। अब उसके बाद मैंने फिर ये पता कैसे किया कि कौन सी वेबसाइट है जो ऑथेंटिक है, जिधर से मैं सारा प्रोसेस अपना खुद कर सकता हूँ। बहुत से लोग ये भी मेरे से पूछते रहते हैं कि बिलाल भाई आपने अपना प्रोसेस कौन से कंसल्टेंट से करवाया है। तो मैंने तो अपना ये प्रोसेस सारे का सारा खुद ही किया था, और उसकी जो वेबसाइट थी उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वो वेबसाइट मुझे पता चली थी, मैं एक इस्लामाबाद में कंपनी के साथ काम करता था डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, तो वहाँ पर कैनेडियन एम्बेसी के सामने से गुजर हुआ, तो मैंने कहा कि पता करता चलूँ कि अगर किसी ने कनाडा जाना हो तो क्या प्रोसेस होता है। तो मुझे दरवाजे से ही अंदर नहीं जाने दिया गया, बल्कि एक कार्ड दे दिया गया कि इसके ऊपर जो वेबसाइट है इस पर सारी इन्फॉर्मेशन है, आप वहीं से सारी अपने एप्लीकेशंस लॉन्च करेंगे, चाहे आपने विजिट वीज़ा पर जाना है या वर्क वीज़ा पे जाना है या आपने परमानेंट रेजिडेंस लेनी है, कुछ भी करना है, यही एक वेबसाइट है। तो वही वेबसाइट नीचे लिख रहा हूँ। तो उस कार्ड से मुझे ये कंफर्मेशन थी कि ये वेबसाइट ऑथेंटिक है और इसी के थ्रू मेरा सारा प्रोसेस होगा। तो ये है बात सन 2009 की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2009 में मुझे वो कार्ड मिला था। फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान से ही मास्टर्स कर लिया था, और मैं अपने काम कर रहा था वहाँ पर। फिर करते करते 2014 में मुझे ख्याल आया कि मैंने एक कार्ड लिया था, उसके ऊपर एक वेबसाइट थी, चले देखते हैं कि क्या है। इनफैक्ट फेसबुक पर एक पोस्ट ने मुझे मोटिवेट किया था कि मैंने देखा था, मेरा एक कोर्समेट ऑस्ट्रेलिया चला गया था, मैंने देखा कि इतने सारे लोग जो मेरे बैचमेट्स थे बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर, मैं कब जाऊंगा। तो उसको देखकर मुझे ऐसी मोटिवेशन मिली कि मैंने वो दराज में से ढूंढ के निकाला कार्ड, उसके ऊपर देखी वेबसाइट, उस पर गया मैं, और मैंने सारा प्रोसेस पढ़ा, और मैंने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। उससे पहले मैंने आईएलटीएस दिया और सारी चीज़ें की। तो इस पर मेरा जो खर्चा आया, 2014 में मैंने ये चीज़ शुरू की थी। और पहले मैंने ज़ाहिर है आईएलटीएस दिया, अपनी एजुकेशनल इक्विवेलेंस निकलवाई वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से, और अपनी डिग्री से टेस्ट करवाई एचईसी से, उससे भी पहले।
और मैंने एप्लीकेशन की फ़ी पे की और एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, फिर अपना मेडिकल दिया, मेडिकल के पैसे उसमें भरे, फिर वो प्रोसेस चलता रहा, उसमें तकरीबन 1.5 साल लगा। फिर मुझे इंटरव्यू कॉल आई और इंटरव्यू मेरा था अबू धाबी में। उस वक्त पाकिस्तान में इंटरव्यू नहीं करते थे, अबू धाबी ही जाना था इंटरव्यू देने के लिए। वो अबू धाबी जाने का खर्चा और वापस आने का, वहाँ पर स्टे का खर्चा, ये सारा कुल मिलाकर उस वक्त जो मेरे पैसे खर्च हुए थे 2014 में, मैंने क्रेडिट कार्ड भी खुलवाया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से इसी चीज़ के लिए, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स करनी होती थी। तो कुल मिलाकर मेरे जो इसमें खर्चा आया था तकरीबन उस वक्त 10 लाख रुपया आया था। 10 लाख रुपया खर्च करने के बाद मेरी वो एप्लीकेशन रद्द हो गई, रिजेक्ट ही हो गई। जो इंटरव्यू देने गया था उसमें मैं फेल हो गया, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस लेटर बना हुआ था उसमें सिविल इंजीनियर की डिस्क्रिप्शन सही से नहीं लिखी हुई थी, या उनको लगा कि कुछ एक्सपीरियंस है जो होना चाहिए था जो सही से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा आपके एक्सपीरियंस लेटर में। सो वो मेरा उस वजह से कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन, ख़त्म हो गया खाता। तो मैं दुबई में काम करता रहा। फिर 2018 में मुझे दोबारा से मोटिवेशन आई कि अब मैं अप्लाई करता हूँ, क्योंकि अब तो मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी हो गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजर का भी एक्सपीरियंस हो गया। तो उसकी बेसिस पर मैंने एक नया एक्सपीरियंस लेटर बनाया। मैंने फिर से आईएलटीएस दिया दुबई से, और मैंने एजुकेशनल इक्विवेलेंस जो पहले से निकलवाई हुई थी वही चल गई, बिकॉज अगर गलत नहीं हो तो 5 साल के लिए वो चलता है। और ये सारी चीज़ें करके मैंने फिर से अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। उस वक्त फिर मेरी शादी हुई, फिर मैंने हिना को भी एज ए डिपेंडेंट डाला, फिर जोहा पैदा हुई, जीनिया पैदा हुई, इन दोनों को एज ए डिपेंडेंट मैंने अपनी एप्लीकेशन में डाला। जब दुबई छोड़कर पाकिस्तान गया तो मैंने इनको अपडेट किया कि अब मैं मुल्क चेंज कर चुका हूँ, मेरा नया एड्रेस ये है। और इन्होंने फिर मुझसे मेरी सोर्सेज ऑफ इनकम का पूछा, और दुबई में जो जो मैंने अर्न किया था और जो मेरी उस वक्त की बैंक स्टेटमेंट थी उसको वेरीफाई करने के लिए उन्होंने मेरे से डिटेल्स मांगी कि आप बताएं कि आपने कैसे कैसे पैसे अर्न किए। वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे उस वक्त डिटेल्स ली, वो मैंने उनको सारा ड्राफ्ट करके दिया। इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि माशाल्लाह मेरी अंग्रेज़ी अच्छी है। शायद यही वजह है कि सारा प्रोसेस मैं खुद ही पढ़ पाया, खुद ही समझ पाया, खुद ही अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर पाया, खुद ही उनके साथ सारी कॉरेस्पॉन्डेंस की अंग्रेज़ी में। मैंने आईएलटीएस में भी अच्छे स्कोर्स आ गए, दैट गेव मी एन एज ओवर अदर एप्लीकेंट्स उस वक्त कि मुझे जो पूल से इनवाइट कर लिया गया और मुझे आईटी आ गया, मतलब इनविटेशन टू अप्लाई, और फिर मैंने अप्लाई किया पीआर के लिए। तो अंग्रेज़ी का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। अगर आप मुझसे अंग्रेज़ी का कोर्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको जल्दी से अच्छी अंग्रेज़ी सिखा सकता हूँ, मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकता हूँ। ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी सीखने की कैपेसिटी होती है, बट आई कैन ट्राई टू पोर फ्रॉम माई माइंड इनटू योर्स एज मच एज आई कैन। उसके लिए भी अगर आप मुझे अप्रोच करना चाहते हैं तो मेरा इंग्लिश का कोर्स है, उस तक मैं आपको एक्सेस दे दूँगा। उसकी एक नॉमिनल सी फी है, वो पे करके आप मुझसे इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो आप अपनी कन्वीनियंस पर सीख सकते हैं, बिकॉज मैंने वो कोर्स अपलोड कर दिया है, और जो भी ख़रीदना चाहता है तो वो ख़रीद कर और वो कोर्स ले सकता है। उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर गिवन है। तो फिर ये हुआ कि हमारे मेडिकल्स हुए, फिर हमें पासपोर्ट्स हमारे मांगे गए और उन पर वीज़ा स्टैंप होकर आया। फिर हमने कोविड वैक्सीनेशन वगैरह करवाई, वो सारी चीज़ें करवाई, और राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फ़ी पहले पे कर दी थी मैंने। तो इन सारी चीज़ों में जो हमारे अखराजात हुए, क्योंकि सबका मेडिकल था, उसमें सबको एज ए डिपेंडेंट शामिल करना था, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस थी, आईएलटीएस खाली मैंने दिया था, हिना ने नहीं दिया था, बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन मी। और एजुकेशनल इक्विवेलेंस तो खैर मेरी पहले से चल गई थी। तो ये सेकंड टाइम जो मैंने सारा प्रोसेस हुआ, इसमें तकरीबन हमारा ख़र्चा आया था कोई 13 लाख रुपया। 10 लाख पहले मेरे खर्च हुए, 13 लाख बाद में खर्च हुए, ये हुआ 23 लाख। अब इस 23 लाख के अलावा जो हमें प्रूफ ऑफ मतलब कि प्रूफ ऑफ फंड्स अरेंज करना होता है, 4 बंदों का उस वक्त होता था 24,733, जो लगभग 50 लाख रुपया बनता था। तो 50 आप वो ऐड कर लें, 50 लाख जमा 23 लाख, तो ये बनता है 73 लाख। और फिर जो यहाँ पर आने का हमारा प्लेन का टिकट था, 6 लाख रुपए के हमारे वन वे टिकट्स आए थे। तो 73 लाख प्लस 6 लाख इज इक्वल टू 79 लाख। और उसके अलावा जो हमने शॉपिंग वगैरह की मिसलेनियस इधर पहुँचने के लिए, और कुछ अगर मिस आउट मेरे से हो गया है, आईएलटीएस की फ़ीस जैसे मैंने आपके सामने डिस्कस नहीं की दोनों दफ़ा की, तो आप ये लगभग समझ लें कि हमारा 80 लाख रुपया लगा के हम लोग यहाँ कनाडा में पहुँचे। और वो 80 लाख में हम अपने जो प्रूफ ऑफ फंड्स लेकर पहुँचे थे, तो वही थे हमारे पास, कुल माल मता यही था। जबकि मैंने देखा यहाँ पर जो लोग आते हैं बहुत बहुत पैसा लेकर आते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है
कि कम से कम 1-1 लाख डॉलर लेकर आते हैं। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए हुए होते हैं सऊदी अरब से, दुबई से, कतर, बहरीन से, या जदी पुश्ती अमीर होते हैं, अपने बिजनेसेस बेच कर आते हैं, कुछ घर बेच कर आते हैं, तो ठीक ठाक पैसे लोग लेकर आते हैं। लेकिन हम लोग तो टोटल अपना प्रूफ ऑफ फंड्स ही लेकर आए थे नेक टू नेक, और बहुत बड़ा हमने अपनी ज़िंदगी के साथ चांस लिया था, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता था कि यहाँ पर जॉब सिचुएशन क्या है, कहाँ रहना चाहिए। बस फॉर्चुनेटली जहाँ ओंटारियो में हमारे फैमिली फ्रेंड्स रहते थे, तो वहीं उन्होंने हमारे लिए भी अकोमोडेशन देख ली। कोई ये नहीं देखा था कि यहाँ पर जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, या यहाँ पर एज अ सिविल इंजीनियर मुझे काम बहुत अच्छा मिल जाएगा। इन चीज़ों का हमें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं, अल्लाह ताला के ऊपर ही हमने छोड़ा, और हम यहाँ पर आ गए। इससे पहले ये था कि अपने वालिदैन को मनाना एक बहुत बड़ा चीज़ थी, बिकॉज वो लोग नहीं चाहते थे। जब इनफैक्ट मुझसे पासपोर्ट्स हमसे मांगे गए थे, उसी वक्त वो कह रहे थे कि यहीं से पलट जाओ, मत अपने पासपोर्ट सबमिट करो। क्योंकि ऑब्वियसली एक तो वालिदैन वैसे ही अपने बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते, दूसरा ये कि उनको भी डाउट था कि पता नहीं ये इतनी बड़ा स्टेप लेकर वहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर अच्छे भले सेटल्ड हैं, कनाडा में जाकर इनका क्या हो क्या नहीं, तो वो भी कुछ डाउटफुल थे, तो इस वजह से वो कहते थे। लेकिन अब जब हमारे हालात देखते हैं तो वो भी खुश हैं कि आपने अच्छा फैसला किया है, क्योंकि ज़ाहिर है वालिदैन बच्चों को मिस करते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन उन्हीं की बेहतरी चाहते हैं। तो हम उनको फिर मनाकर यहाँ पर आए थे, और इधर आकर मैंने फिर जॉब सर्च की, कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे बनाया, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेपिंग स्टोन है जॉब हासिल करने की तरफ। अगर आप वो मुझसे बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। तो विद इन 2 मंथ्स मुझे फिर यहाँ पर जॉब मिल गई। एंड देन जो मेरी जर्नी रही है कनाडा में, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो व्लॉग बाय व्लॉग मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। डे टू डे मैंने आपके साथ अपनी लाइफ शेयर की है, एंड वी आर प्रीटी हैप्पी है माशाल्लाह। हमें लगता है मतलब व्हेन वी लुक बैक एट आवर डिसीजन, तो हमें लगता है कि हमने बहुत ही अच्छा फैसला किया था, क्योंकि ज़िंदगी में वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी कि हम अवेल कर लें उसको। इतने प्यारे, इतने साफ़ सुथरे और इतने अच्छे मुल्क में आ जाएं, जहाँ पर पीस ऑफ माइंड है, जहाँ पर नज़्मो ज़ब्त है, जहाँ पर डिसिप्लिन है, जहाँ पर करप्शन नहीं है, सेफ्टी है, जहाँ पर बच्चों की फ्री पढ़ाई है, वालिदैन को उनकी पढ़ाई की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आप आज़ादी से अपने दीन पर चल सकते हैं, और जहाँ आपको खालिस ग़िज़ा मिलती है, जहाँ आप डॉलर्स में कमाते हैं, और डिस्पाइट टैक्सेस आप अच्छा भला माशाल्लाह यहाँ पर सेव करते हैं। आप अगर किराए पर भी रहते हैं तो फुली फर्निश्ड, मतलब फुली फर्निश्ड तो नहीं बट फुली इक्विप्ड किस्म की आपकी अकोमोडेशंस होती है, जहाँ पर लेटेस्ट मॉडल की आपके सारे अप्लायंसेस लगे हुए होते हैं, और आपके पास अच्छी गाड़ी होती है समहाउ माशाल्लाह। मतलब हमारे पास तो है, और दैट इज़ ऑल्सो फुली पेड। तो मुझे लगता है कि माशाल्लाह ओवरऑल 1 साल के अंदर अंदर, अब तकरीबन 1 साल 3 महीने होने आ रहे हैं हमें, तो बहुत अच्छी जर्नी रही है। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि मैं खुद भी करूँगा, और जो अब आना चाह रहे हैं लोग उनको भी मैं एडवाइस करूँगा कि यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको जो जॉब मिलती है तो ठीक है आप उसको करें, लेकिन अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करने की कोशिश करते रहें। स्पेशली यहाँ पर आकर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। आपको, अगर आप ओंटारियो में आते हैं, आपको OSAP मिलेगा, यानी कि स्टूडेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के थ्रू आपको ग्रांट मिलेगी, आपको बर्सरीज एंड स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं। तो आप अपने चॉइस का प्रोग्राम लें, आप यहाँ पर 1 साल का डिप्लोमा कर लें, 1.5 साल की कोई स्टडी कर लें, अच्छा सा आप प्रोग्राम कर लें, उसके बाद आप लाइसेंस ले लें, और जो आपका दिल करता था ना हमेशा से करने का, आप वो करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 9 to 5 की जॉब करें, यहाँ पर आकर उसी में लगे रहें। बट शुरू में सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म आप अपने आप को ऑलवेज कीप सेटिंग हायर गोल्स फॉर योर सेल्फ एंड कीप स्ट्राइविंग फॉर देम। और ये मुल्क ऐसा है कि यहाँ पर वो चीज़ अगर आप कोशिश करते हैं, इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ स्पार्क एंड एनर्जी एंड मल्टीटास्किंग एबिलिटी इन यू, तो वो चीज़ आप कर पाते हैं। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को अभी के भी एक थम्स अप दे दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।